हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, सीटेट का रिज़ल्ट जैसे कि आ चुका है। ये है मेरा रिज़ल्ट और जिन भी फ्रेंड्स का क्लियर हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि डोंट लूज़ योर होप और प्रिपरेशन अच्छे से करो। तो ये जो आज की वीडियो है मेनली मैं उन फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ जिनका क्लियर नहीं हुआ है ना। क्योंकि जिनका क्लियर हो गया है वो अपनी आगे की प्रिपरेशन करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो तैयारी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक देखो, सैड होते हैं सभी जब आप मेहनत करते हैं, नहीं हो क्वालिफाई होता है तो कहीं ना कहीं दिल में लगता है। तो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए ये रिज़ल्ट है मेरा। तो मेरे 102 आए थे मार्क्स, जो आंसर की से मैच करने के बाद, और फाइनल रिजल्ट आया वो 104 है। तो मैंने जो तैयारी करी थी अपनी सीटेट की, मैंने 1 महीने में करी थी विदाउट कोचिंग, सिर्फ यूट्यूब से मैराथन देख के अच्छे से उसे सुन के उसमें तैयारी करी थी। तो मुझे लगता है कि घर संभालने के साथ साथ अगर मैं 1 महीने में सीटेट क्वालिफाई कर सकती हूँ तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी रह जाती है वो हमारी स्ट्रैटेजी में रह जाती है कमी। हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट कर रहे हैं, इस चीज़ में मुझे लगता है थोड़ी कमी रह जाती है। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 1 महीने में कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और होपफुली कि वो आपके भी काम आए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले तो देखो, ये हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि इतना परसेंट रिजल्ट आएगा, इतना परसेंट। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो हम तुक्का लगा के आ सकते हैं, है ना। बेसिकली मेरा कहने का ये है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें करना कैसे है। सबसे पहले तो ये मैंने सबसे पहले आपके लिए तैयार करा है। देखो, सीटेट मैंने पेपर 2 दिया था, तो मैंने पेपर 2 का ही ये प्रिपेयर करा है। देखो, हमारे यहाँ इसमें 4 सब्जेक्ट। सबसे पहले तो जब आप रोज़ सुबह, दिन में, शाम को जब भी पढ़ने बैठते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट लेकर बैठिए कि मुझे क्लियर करना है। आई हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है, मुझे क्लियर करना ही है। हम अपनी एटलीस्ट 100% हम अपना मेहनत तो डाल सकते हैं ना। ना होना एक अलग बात है, पर हमें अपनी मेहनत 100% डालनी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट के साथ बैठना है। सेकंड चीज़, देखो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। सीडीपी हमारा मेन सब्जेक्ट, जिनके पास मैथ साइंस है और सोशल साइंस है। फिर हिंदी, इंग्लिश या आपका जो भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है। तो सबसे पहले हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे सीडीपी के आते हैं, मेन सब्जेक्ट 60 और दोनों लैंग्वेज की 30-30। अब देखो ये भी कैसे बाइफरकेट होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी है तो सीडीपी सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी 15 आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। मेन सब्जेक्ट है जैसे 60, उसमें से 35 से 40 आपके मेन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, बाकी 20 से 25 मार्क्स आपका पेडागोजी होगा। हिंदी में सेम आपके 15 मार्क्स हिंदी में होंगे, जिसमें हमारा गद्यांश पद्यांश होता है, तो उसके क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, वो भी ईजी होते हैं, और 15 हमारा पेडागोजी से होता है। फिर इंग्लिश में आएंगे तो वो भी हमारा अनसीन पैसेज और पोइट्री ये सब होता है, 15 मार्क्स, और 15 हमारा पेडागोजी हो जाता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो देखो, हमारा पेडागोजी 60 से 65 मार्क्स का आता है, तो 60 मार्क्स कम नहीं होते। हमें सबसे पहले अपना पासिंग मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। सपोज़ मैंने 100 मार्क्स का अपना टारगेट लिया था कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं, मुझे इतनी तैयारी तो करनी है कि मेरे 100 मार्क्स आ जाए। अब 100 में से मुझे 100 मार्क्स लेने कैसे? मैं क्या ये चारों सब्जेक्ट्स में दिन रात लगा दूँ और पेपर वहाँ पे 80 से 85 मार्क्स का आ रहा है ना, पेडागोजी की तरफ ध्यान ना दे तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा कि पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पेडागोजी ईजी होती है, टफ नहीं होती है। आपको क्या करना है कि पेडागोजी, सबसे पहले तो आप मैराथन क्लासेस देखिए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी तो मैंने करा था, सबसे पहले मैराथन क्लासेस देखी, समझा मुझे कौन से टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ में पड़ रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिनका अच्छा समझ में आए आप उनका मैराथन क्लासेस देख सकते हैं। 4-5 घंटे की क्लासेस होती है। सबसे अच्छा तरीका है, आप वर्किंग हैं, आप घर पर अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी है, मैं तो किचन में फ़ोन चला के छोड़ देती थी अपना काम, मेरा काम भी चल रहा है, साथ साथ जो भी मैराथन क्लासेस चल रही है वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सब एटलीस्ट कान में तो जा रहा है। कुछ ना सुनने से कुछ तो कान में जाता ही है। उसके बाद जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, हमारे माइंड ने ग्रैब कर लिया, ठीक है, नहीं करा तो बाद में एक टाइम लेके अपने पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और पेडागोजी में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक हफ्ता भी पेडागोजी को दे, एक तो पेडागोजी का प्लस पॉइंट है कि ये इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे सीडीपी का पेडागोजी आपके मेन सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में भी काम आ सकता है। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में पेडागोजी ये है कि आपने कर ली, एक हिंदी की कर ली तो वो इंग्लिश में काम आ जाएगी, सीडीपी की कर ली तो मेन सब्जेक्ट में काम आ जाएगी। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी क्वेश्चन पेपर में ही, ठीक है। और सब फिर दूसरी बात है कि आपको सिलेबस देखना है। 6 to 8 क्लास का सिलेबस है, और सीडीपी इसकी सीटेट की साइट पे जाके आप मेन सिलेबस निकालिए कितना कितना है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखिए कि अब मेरी पेडागोजी हो गई तो इट मीन्स कि मेरे 60 में से मान के चलो हमारे 50 मार्क्स तो हो गए कवर। अब बच्चे हमारे 50 मार्क्स, तो आधी टेंशन तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब 3 हफ्ते में हमें करना है, जैसे मैंने 4 हफ्ते में करा था, आप 1 महीने का टाइम ना लेके 2-2.5 महीने का अपना टाइम लेके चलिए।
तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे के टाइम में हमें अपना मेन सब्जेक्ट करना है। तो मेन सब्जेक्ट 85 मार्क्स का रह गया। अब जो आप पढ़ते जा रहे हो तो साथ साथ टिक करते जाइए अपने सिलेबस में क्या क्या आपने कर लिया है। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं तो, और आप मैराथन क्लासेस देख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आप देखते जाइए सिलेबस में कि आज हमने इस टॉपिक से पढ़ लिया, इस टॉपिक से पढ़ लिया, ये क्वेश्चन मेरे कवर हो गए। ठीक है, तो सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है और 1 या 2 दिन के गैप में गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जैसे कुछ पॉइंट्स बना लिए थे, जैसे ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, पाठ्यचर्या को महत्व, क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब ये है। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। मानकीकृत परीक्षण जो है ये एक नेगेटिव वो है, नहीं होना चाहिए। जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सख्त ढांचों पर होता है। ठीक है, अब जैसे जीन पियाजे का है, क्या है, इंद्रियों द्वारा इंद्रियगात्मक, संवेदी गामक जो है, पूर्व संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, ये इनके नाम है। किस तरीके से आएगा तो हमें ये है। ठीक है, औपचारिक हो गया। अधोगामी सिद्धांत है, ये क्या है, ये है केंद्र से बाहर की ओर होती है जो अधोगामी सिद्धांत है। ठीक है, इसको शीर्षगामी सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है केंद्र से बाहर की तरफ कौन सा सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत क्या है, तो ऐसा नाम दे देगा, अधोगामी है, ये है। समझे, इस तरीके से मैंने मेन ना छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखा है कि हम पूरी कॉपी भर दें, नहीं, हमें पढ़ना है, समझना है और अपने पॉइंट्स में तैयार करना है। तो जैसे एक मानकीकृत परीक्षण का है, अब जैसे ये है CPVSK, ये मैंने अपने निमोनिक्स बना दिए। जैसे सीन चॉम्स्की का हो गया, वाइगॉत्स्की, पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, है ना, क्रैशन का हो गया। तो चॉम्स्की का क्या है, भाषा अर्जन जो LAD सिद्धांत है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया है। वाइगॉत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन का दिया है। ठीक है, ये पियाजे ने जो दिया है, पहले विचार आता है फिर भाषा सीखता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। और ऐसे स्किनर, इन सब में स्कीमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, ये कभी हिंदी में आ जाता है। इसी तरीके से ये देखो कुछ ये है, जैसे पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है ना। हमारी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, अंतःक्रिया हो गया, बहुभाषिकता, करके सीखना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। मतलब अगर ये सब आता है कि कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, है ना। आप टीचर हैं, अपना स्कूल का पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ये पेडागोजी में काम आता है। तो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित, हाँ होना चाहिए। रटने वाली होनी चाहिए नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड में आ गया। केवल शब्द जहाँ जाता है उसके हमें इग्नोर करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो इसके लिए एक पॉइंट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज़ नोट करी थी कि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर जैसा हमें मिलता है तो पहले उसमें टिक कर रहे थे। आपके पास 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट होते हैं, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। कई क्वेश्चन ईजी होता है, हमारा 15 से 20 सेकंड में हो जाता है, और कई क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं जिनमें 1.5-2 मिनट भी लग जाता है। तो हमें टाइम को ऐसे मैनेज करके चलना है। तो आप क्या करें कि जो आपको आंसर आता है साथ साथ अपनी OMR शीट भरते जाना है, क्वेश्चन पेपर पर ही टिक मार्क मत करते रहिए। तो मैंने देखा था एक कैंडिडेट का क्या था, वो क्वेश्चन मार्क पूरा टिक मार्क किया था और लास्ट में टाइम अप हो गया था। तो एग्जामिनर आंसर शीट जब लेने लगे, OMR शीट, तो उनकी 2 या 3 पूरी लाइनें खाली रह गई थी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दिया था, तो उनकी OMR शीट खाली रह गई, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे आते हुए आंसर्स भी छूट गए, पेपर हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो गया। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। जितना हमारा टाइम है, टाइम भी साथ साथ देखते चलिए। तो हमें साथ साथ जो आंसर आ रहा है उन्हें साथ साथ भरते चलिए। जो नहीं आ रहा है, अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो आप साथ साथ भर दीजिए, बाद में इतना टाइम नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि बाद में टाइम मिल जाएगा तो बाद के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है बाद के लिए टाइम नहीं मिलता है तो साथ साथ भर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो हमें सबसे पहले तो छोड़ के कुछ नहीं आना है, सारे आंसर्स करने हैं। अब जैसे आपका ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है। अब हमने उसमें पढ़ लिया कि मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। तो अब ना आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप A पढ़ेंगे, फिर C पढ़ेंगे, फिर ABC पढ़ेंगे, फिर थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, फिर फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, फिर आपको लगेगा नहीं होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हमने पढ़ लिया कि मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या है, B। तो हम देखेंगे जहाँ जहाँ ऑप्शन B है उसे हटा दो। ऑप्शन B देखो, ऑप्शन 2 में B आ रहा है, तो इसे हम, ऑप्शन 2 गलत हो गया, ऑप्शन 3 गलत हो गया, इसमें भी B है, और ऑप्शन 4 भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी B है। B किस में नहीं है, सिर्फ A में नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया, A हो गया। तो ये होता है हमारी क्विक, आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, या इसे स्मार्ट वर्क बोल सकते हो। हम ऑप्शन के थ्रू भी अपना सही आंसर निकाल लेते हैं। हमें पता है एक ऑप्शन नहीं है वो गलत है, तो वो ऑप्शन जहाँ जहाँ है उन सबको काट दो, जो बचा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही आप अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 75, और ये 26 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, ये उसी के क्वेश्चन पेपर से मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरा सेट था, सेट G था, उसमें 75 क्वेश्चन में देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें C ऑप्शन क्या बोल रहा है, केंद्रीकृत मानकीकृत एकल पाठ्यक्रम का निर्माण तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो हमारा C ऑप्शन, C पॉइंट जो है जिस ऑप्शन में हम वो काट देंगे। A में C है, थर्ड में C है, फोर्थ में C है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कट गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हमें इतना लंबा अपना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, हमारे ऑप्शन से ही आंसर्स मैच हो गए। अब एक क्वेश्चन ये है हमारा, देखो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से 62 को देखना,
इनमें से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर देखें तो सीधा हमारा एक वर्ड पे आंसर जा रहा है केवल, तो केवल तो नेगेटिव वर्ड है, केवल जहाँ पर आएगा वो तो हमें लेना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन कहाँ कहाँ है हमें देखना है। फर्स्ट में सी है, थर्ड में सी है और फोर्थ में सी है। तो हमारा 1, 3 और 4 कट गया, तो क्या बचा 2। तो इस तरीके से हमें अपना वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में टाइम सेव करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, तो वेल एंड गुड। मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया था, लेकिन मैराथन क्लासेस में उन सर की मैंने ली थी, तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो इसलिए मुझे ऑप्शन से आंसर टिक करने में डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही, मतलब मेरे माइंड में था कि हाँ ऐसे भी हमें करना है। ठीक है, तो मैंने तो सोशल साइंस की क्लास ली थी दानिश सर की, और हिंदी की और सीडीपी की मैंने ली थी धीरज सर की। बाकी बहुत सारे वहाँ पे मेंटर्स फेमस हैं, हिमांशी मैम हैं, सचिन सर हैं, और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे बहुत मेंटर्स हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो आपको जिनसे समझ में आता है आप उनकी क्लासेस देखिए, उनकी मैराथन लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लासेस की, तो आप कोर्स में एनरोल करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा तो आप बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप पढ़ें तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ध्यान को इधर उधर भटका के नहीं पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। सिर्फ कंसेप्ट पे बेस है सीडीपी, ईज़िली हो जाएगा। और सबसे पहले मेरी माने तो पेडागॉजी करके चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर उठाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए हैं। और हिंदी, इंग्लिश, अनसीन पैसेज यही सब आता है, तो एक दो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखेंगे तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के अनसीन पैसेज, ये गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से इनको आंसर करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके ये काम आए आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर मेरी साइड से कोई हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और पास होइए। राधे राधे।